एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही अच्छे से अपने पढ़ाई लिखाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज के क्लास में हम जो विद्वानों से रिलेटेड आपके टॉपिक्स हैं, जिसमें जीन पियाजे, वाइगोस्की, थॉर्नडाइक, स्कीनर, जो भी इतने सारे वैज्ञानिक हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस 110% आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर उनके विकास पूछ लिए जाएंगे, उनके उनके जो भी उनकी प्रक्रियाएं थी वो पूछ लिया जाएगा। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, या फिर स्टेटमेंट बेस्ड पूछ लिया जाएगा, या फिर सिचुएशन क्रिएट करके पूछ लिया जाएगा, बट पूछा जरूर जाता है। तो अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस क्लास को देखना ना भूलिए। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके एग्जाम में 90% आपको देखने के चांसेस हैं। चलिए बिना किसी देरी की क्लासेस की शुरुआत करते हैं। एंड आज की क्लास में हम लगभग उन सारे विद्वानों को कवर करने की कोशिश करेंगे जो आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण कौन सा है। अब संज्ञानात्मक विकास जो है ये आए ना विद्वानों की लिस्ट में, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो याद रखिए, जीन पियाजे कौन से विकास की बात करते हैं, संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं। इन्होंने 4 अवस्थाएं दी हैं, पूर्व संक्रियात्मक संवेदीगामक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था एवं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब इसमें से ये पूछ रहा है कि संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण क्या है। अगर आपने पढ़ा है तो आप मुझे ऑप्शंस में से बताइए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर, एक सेकेंड, हमारा राइट आंसर क्या है? स्क्रॉल ज्यादा हो गया, जस्ट अ मिनट। आपको ये सारी की सारी क्लासेस देखनी होगी और आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए। इस बार सीटेट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद लाइफ टाइम के लिए आपके पास सर्टिफिकेट हो जाएगा, जिसके बाद आप अपने गवर्नमेंट टीचर बनने के सपने को डेफिनेटली पूरा कर पाओगे। तो इसका राइट आंसर है संवेदीगामक अवस्था। संवेदीगामक अवस्था जो है वो क्या है? वो प्राथमिक अवस्थाएं हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने बी आंसर टिक किया है तो आपने बिल्कुल राइट आंसर टिक किया है। क्लियर? आगे बढ़े। अगर आपने बी सेलेक्ट किया है तो आपने बिल्कुल राइट आंसर सेलेक्ट किया है। संवेदीगामक अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे इस चीज को समझ लीजिए। 0 से 2 वर्ष का जो बच्चा है उसकी इंद्रियां, यानी कि बच्चे इंद्रियां देखकर, जैसे सुनना, छूना या फिर देखना और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि जीन पियाजे महोदय का कौन सा सिद्धांत था, तो आपका आंसर होना चाहिए कौन सा सिद्धांत था, तो आप क्या बताओगे? संज्ञानात्मक सिद्धांत। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर बच्चे की आयु 0 से 2 वर्ष की है तो वो किस तरह से सीखता है, किस माध्यम से सीखेगा, तो आप आंसर करेंगे देख करके, सुन करके, छू करके, यानी कि वो अपनी शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखेगा। वहीं अगर, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ये क्लासेस बहुत जरूरी है आपसे, और ऐसे ही मैं कुछ डेडिकेटेड आपको क्लासेस कराऊंगी जो आपको डेफिनेटली करना है। इस अवस्था में वस्तु अस्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस की जो एज है यहाँ पे विकसित हो जाती है, अर्थात वस्तु दिखाई न देने पर भी उसके अस्तित्व का ज्ञान उसे रहता है। सपोज करिए, जैसे आपने बच्चे को 4 बॉल्स दिखाए हैं, अगर आप खेल खेल में उसके वहां से 2 बॉल्स को छुपा देते हो तो भी बच्चे को पता है कि यहाँ पे उसके पास 4 बॉल्स थे। तो ये किस अवस्था में है? ये 2 से 4 वर्ष की अवस्था है, यानी कि वो देख रहा है, सीख रहा है। तो वहां पे क्या है? उसको इस चीज का अस्तित्व का ज्ञान है। आई होप आपको इतना समझ आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न हमारा आपके स्क्रीन पर है, एंड आप इस चीज को डेफिनेटली पढ़िए, समझिए और प्रैक्टिस करिए, मॉक लगाइए। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में करा ही रही हूँ आपको। अभी तक मैंने आपको रिसेंट के भी सारे प्रीवियस ईयर करा दिए हैं। मैं आपको ऐसे ही एसएसटी की भी प्रीवियस ईयर करा दूंगी। तो बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए जो इस बार सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्लियर? चलिए एक सेकेंड, इसका क्या करूं मैं? कोई बात नहीं। हाँ, इसका आंसर हमने देख लिया, यानी कि संवेदीगामक अवस्था। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। एंड हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। हमने इसके एक्सप्लेनेशन को भी देखा और समझा। अगर हमसे पूछा जाए कि पियाजे महोदय की कौन सी अवस्थाएं हैं,
तो हम कहेंगे संज्ञानात्मक अवस्थाएं, यानी कि उन्होंने संज्ञानात्मक विचारधारा प्रस्तुत की थी, जिन्हें वो 4 टाइप्स में बांटते हैं, जो कि आपके एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है। चलिए, अब निकटस्थ विकास का क्षेत्र ZPD की अवधारणा किसने दी थी? ZPD भी बहुत ज्यादा जरूरी है आपके एग्जाम के लिए। और आप बताइए कि क्या यह सिद्धांत प्याजे महोदय का है, या फिर वाइगोस्की महोदय का है, या फिर स्कीनर महोदय का है, या फिर फ्रायड महोदय का है? इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमने अभी पढ़ा कि प्याजे महोदय संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं, तो यहाँ पे प्याजे महोदय तो होंगे नहीं, वाइगोस्की हो सकते हैं, स्कीनर हो सकते हैं और फ्रायड हो सकते हैं, बट यहाँ पे क्या हो जाएंगे हमारे वाइगोस्की महोदय। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ZPD का जो सिद्धांत है वो वाइगोस्की महोदय देते हैं। निकटस्थ विकास सिद्धांत क्षेत्र की अवधारणा में वाइगोस्की महोदय अपना बहुत बहुमूल्य समय और बहुत बहुमूल्य वहाँ पे मतलब उनकी बहुत वैल्यू है, वेटेज है, उन्होंने शोध किया, उसके बाद इस थ्योरी को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया एंड उसे हम अपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज में इम्प्लीमेंट करते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, जो बच्चा अकेले कर सकता है, ZPD क्या है? मैक्सिमम तौर पर क्या है? वह शिक्षक या सक्षम साथी की सहायता से कर सकता है। यह सिद्धांत सहयोगात्मक अधिगम को प्रमोट करता है, यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो कोलैबोरेट कर रहा है, बच्चा सीख रहा है सहयोग के द्वारा टीचर्स के साथ, बच्चों के साथ। तो ये क्या है, ये लर्निंग किस पर आधारित है? सहयोगात्मक पर। तो अगर आप वाइगोस्की महोदय के साथ जाते हैं तो डेफिनेटली आप अपना आंसर बिल्कुल सही करके आएंगे। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है एंड ये बात करता है स्कैल फोल्डिंग का। स्कैल फोल्डिंग क्या है, इसका संबंध किससे है? क्या यह प्याजे महोदय से संबंधित है, वाइगोस्की महोदय से संबंधित है, स्कीनर से संबंधित है, या फिर ऑप्शन डी है कोहलवर्ग? आप मुझे बताइए कि स्कैल फोल्डिंग का जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन कौन करता है और इसका संबंध किस विद्वान से है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाइगोस्की महोदय। वाइगोस्की महोदय इसकी अवधारणा प्रस्तुत करते हैं एंड ये स्कैफोल्डिंग का जो संबंध है वो है हमारे वाइगोस्की महोदय से। यहाँ पे प्याजे, स्कीनर और कोहलवर्ग आंसर नहीं होगा। तो अगर आपने बी ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो आपने बिल्कुल सही आंसर सेलेक्ट किया है। क्लियर? अब हम ये देख लेते हैं कि आपको पता है कि क्या स्कैफोल्डिंग का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे शुरुआत में शिक्षक द्वारा आधारित सहायता और उसके बाद धीरे धीरे सहायता कम करना और अंततः विद्यार्थी स्वयं उस कार्य को करने लगे, इसे हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। यानी कि यहाँ पे सिंपल वर्ड से आप ये समझिए कि पहले आप बच्चे को, अगर उसे नहीं समझ आ रहा है तो हम उसे कुछ चीजें बता कर भी उसे धीरे धीरे समझाते हैं, उसे धीरे धीरे सपोर्ट देते हैं, पर जैसे जैसे वो चीजें सीखने लगता है, आगे बढ़ने लगता है, तो हम उसकी सहायता देने की जो प्रक्रिया है उसे कम करते हैं और उसे आत्मनिर्भर बनाते हैं ताकि वो विद्यार्थी स्वयं उस कार्य को कर सके। क्लियर? आप इसे समझ लीजिए, जब बच्चा छोटा होता है तो टीचर और पेरेंट्स उसे हाथ पकड़ करके लिखना सिखाते हैं। उसके बाद उसे छोटे छोटे वर्ड्स में कुछ डिक्टेशंस दिए जाते हैं, कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं, लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं और धीरे धीरे बच्चा वो इस प्रक्रिया को करते करते एक अच्छी राइटिंग लिखना सीख जाता है। तो ये क्या है, ये सारी की सारी अवधारणाएं आपको पता होनी चाहिए। आई होप आपको समझ आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपके स्क्रीन पर। आप इसका आंसर करिए, मैं देखूं कि आप कितना राइट आंसर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है आपके सीजेट में। तो आपको एक अच्छी रणनीति के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी, एक अच्छी सी प्लानिंग बनाइए, एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाइए एंड उसको फॉलो करिए। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या कहता है, क्या कहेगा ये, और ये सिद्धांत किसने दिया है? क्या यह स्कीनर महोदय का सिद्धांत है, या फिर पॉलो महोदय का है, या फिर थॉर्नडाइक का है, या फिर कोहलवर्ग का है? आपके अनुसार इसमें से कौन सा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा? तो देखिए, क्लासिकल अनुबंधन यानी कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग है ना, शास्त्रीय अनुबंधन है, यह स्कीनर, पॉलो, थॉर्नडाइक, कोहलवर्ग, इसमें से किनका है? कौन है जो शास्त्रीय अनुबंधन की बात करते हैं? तो ये बात करते हैं हमारे पॉलो महोदय। क्लियर? यहाँ पे पॉलो महोदय हैं जो बात करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की। तो अगर हम समझें कि क्या इसमें क्या है, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि पॉलो महोदय ने कुत्ते पर प्रयोग किया था और घंटी की आवाज को सुन करके वो भोजन, जैसे घंटी की आवाज को भोजन से जोड़कर लार निकालने की जो प्रक्रिया थी, इसे इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग कहा और इन्होंने इस थ्योरी को रिप्रेजेंट किया है।
यानी कि उनका कहना है कि जैसे घंटी की आवाज पर उस कुत्ते को, मतलब जो प्रयोग करने वाला कुत्ता था, डॉग था, उसे ऐसा लगता था कि अब हमें भोजन मिलेगा, तो उसके लिए वो लार टपकाने लगता था। तो क्या है ये क्लासिकल कंडीशन है, कंडीशनिंग है। क्लियर? तो ये है इसका राइट एंड अप्रोप्रिएट आंसर। आप इसे ऐसे याद रखिए सीटेट के टिप्स के तौर पर कि कुत्ता प्लस घंटी प्लस लार, और इसका तीनों का संबंध किससे है? पॉलो महोदय से। तो आपको ये याद रखना होगा अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए। उसके बाद आता है ऑपरेट अनुबंधन, यानी कि ऑपरेट कंडीशनिंग। तो इसके भी आप ऑप्शंस देखिए। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कहता है पॉलो महोदय, सेकंड ऑप्शन है स्कीनर महोदय, थर्ड ऑप्शन है फ्रायड महोदय, और फोर्थ ऑप्शन है बाइगोस्की महोदय। आपको क्या लगता है इसमें से राइट आंसर क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताइए। कौन है ऑपरेट अनुबंधन का सिद्धांत कौन पेश करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे हमारे स्कीनर महोदय। बी आर स्कीनर ही इसकी बात करते हैं। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया है तो आपने डेफिनेटली राइट आंसर सेलेक्ट किया है। क्लियर? अगर हम देखें तो स्कीनर महोदय के अनुसार पुनर्वलन यानी कि री इन्फोर्समेंट और दंड यानी कि पनिशमेंट से प्रभावित होता है। क्लियर? वो कहते हैं कि ये री इन्फोर्समेंट की बात करते हैं बच्चे के साथ, उसे पनिशमेंट से प्रभावित है। अगर हम इसे समझना चाहें तो आप समझिए कि सही उत्तर पर शिक्षक बच्चे की प्रशंसा करता है। ये चीजें क्या है? यह सही व्यवहार को बढ़ाता है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो या फिर अगर आप क्लास के टीचर हो और अगर आपकी क्लास में बच्चे अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपने उन्हें रीइंफोर्स किया। रीइंफोर्स का मतलब ये है कि आपने उनके साथ उन्हें कहा कि अरे बेटा बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे इतने अच्छे नंबर आए, बहुत बहुत अच्छी बात है, और अच्छे से पढ़ाई करो, इस चीज को और अच्छे से डेवलप करो। तो मैं उन्हें क्या कर रही हूँ? मैं उसे रीइंफोर्समेंट दे रही हूँ। क्लियर? तो ये क्या है? ये लर्निंग को इफेक्ट करता है एंड ये सकारात्मक अधिगम की तरफ लेकर के जाता है। तो रीइंफोर्समेंट कौन है? स्कीनर महोदय। इसे आप सीटेट के टिप्स के तौर पर याद रखेंगे ताकि एग्जाम में आप भूल ना जाएं। ये सारे के सारे टॉपिक बहुत जरूरी हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको ये सारी की सारी चीजें याद रखनी है, क्योंकि हम कितने भी अच्छे से पढ़ ले, अगर हम एग्जाम में भूल गए तो फिर कोई फायदा नहीं है। अब ट्रायल एंड एरर, अगर आप सीटेट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ट्रायल एंड एरर से क्वेश्चन ना आए, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो चलिए इसे देखते हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? ट्रायल एंड एरर की थ्योरी कौन देता है? आंसर ऑप्शंस आपके सामने है। ए, ऑप्शन नंबर ए कहता है थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर बी कहता है स्किनर, ऑप्शन नंबर सी कहता है पियाजे महोदय, एंड ऑप्शन नंबर डी कहता है फ्रायड महोदय। आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है वो हमारे थॉर्नडाइक महोदय देते हैं। ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत हमारे थॉर्नडाइक महोदय देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अगर आपने ए सेलेक्ट किया है तो डेफिनेटली आपने राइट आंसर सेलेक्ट किया है। क्लियर? अगला देखिए। अगला अगर हम अच्छा इसे समझ लेते हैं। ये बिल्ली को जो पजल बॉक्स का प्रयोग करते हैं, इसमें बार बार करने से सही तरीका सीखने की जो उनके ट्रायल एंड एरर की थ्योरी थी, ये उसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें वो कहते हैं कि बच्चा बार बार अगर किसी चीज को करता है तो वो उस चीज को सीख जाता है। जैसे बिल्ली जो थी वो बार बार उस घंटी को बजाते 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 बजाते, मतलब ट्रायल करते करते वो अपने एरर से सीख जाती है कि हम कहाँ प्रेस करेंगे तो मुझे खाना मिलेगा। तो यहाँ पे ये क्या इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अगला क्वेश्चन देखिए। अंतर्दृष्टि से है, यानी कि इनसाइड लर्निंग क्या है, उसका सिद्धांत किसने दिया था? अगर आप आज की क्लासेस करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने लगभग सारे के सारे विद्वानों के सिद्धांतों से परिचित हो जाएंगे एंड आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। क्लियर? तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसका है? इनसाइड लर्निंग किसकी है? आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप क्लासेस को देखिए तो आपके पास एक कॉपी या पेज होना चाहिए, एक पेन होना चाहिए, जिसमें आपने अगर आज की यहाँ पे डेट लिखी और यहाँ पे लिख लिया सीटेट या जो भी आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके बाद आप मेरे साथ ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 ऐसे लिखिए, ऑप्शन नंबर 3 एंड अपना आंसर मेरे बताने से पहले और आंसर देखने से पहले वहां पे लिखिए। और जब मैं आंसर आपको बताती हूँ तो आपका अगर आंसर सही है तो उसे सही टिक करिए, अगर गलत है तो उसे गलत टिक करिए। एंड जब आपको मैं पूरे क्वेश्चंस करा देती हूँ तो लास्ट में देखिए कि आपके कितने आउट ऑफ सही हो रहे हैं। ट्रस्ट मी, ये बेस्ट मेथड्स होता है प्रैक्टिस करने का। अगर आप सिर्फ वीडियो देख करके छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं हम पूरे दिन में कितनी सारी चीजें करते हैं, क्या वो आप सोचो जरा, हम सारी चीजें याद रखते हैं? नहीं रखते हैं। तो जिस चीज को अगर आपको याद रखना है ना, अगर आपको ये सारी की सारी चीजें लाइफ टाइम तो नहीं कहूंगी,
बट अगर आपको सीटेट में अच्छे नंबर चाहिए तो आपको ये सारी चीजें इसी ट्रिक से करनी होती है, और ये बेस्ट मेथड होता है प्रैक्टिस करने का और लर्न करने का। आगे आप बिल्कुल करिए इस चीज को। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है वो कौन दे रहा है, तो ये कोहल वर्ग है। ये कोहल वर्ग है जिन्होंने इनसाइड लर्निंग का सिद्धांत दिया है। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया है तो डेफिनेटली आपने राइट आंसर सेलेक्ट किया है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोहल वर्ग जो थे उन्होंने किस चीज पर संशोधन किया था, उनका प्रयोग किस पर था, तो ये जो है वो चिंपैंजी पर प्रयोग करते हैं। ये समस्या का समाधान अचानक समझ में आना ही अंतर्दृष्टि कहलाती है। यानी कि ये क्या था, ये चिंपैंजी पर प्रयोग करते हैं और ये कहते हैं कि समस्या समाधान अचानक समझ में आना ही अंतर्दृष्टि है। तो ये चिंपैंजी प्लस केला याद रखिए, क्योंकि वो उस चिंपैंजी को केला खिलाने पर ये सारी प्रक्रियाएं निर्धारित थी। तो इसका राइट आंसर है कोहल वर्ग। अगर आपने कोहल वर्ग को सिलेक्ट किया था तो आपने अपना 1 नंबर स्कोर कर लिया है। क्लियर? अब यहाँ पे हम बात करते हैं मनोविश्लेषण थ्योरी के बारे में कि इसके जनक कौन थे। क्या इसके जनक हमारे ऑप्शन नंबर ए में है फ्राइड महोदय, ऑप्शन नंबर बी है एरिक्सन, ऑप्शन नंबर सी है मैस्लो, और ऑप्शन नंबर डी कहता है हमारा हार्वर्ड गार्डनर महोदय। तो आप मुझे बताइए कि मनोविश्लेषण थ्योरी के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार इसके जनक कौन थे, कौन से विद्वान हैं जिन्होंने इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो आप मुझे बताइए, अगर आपने इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया था, यानी कि सिगमंड फ्राइड महोदय को सेलेक्ट किया था, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने 1 नंबर फिर से अपने स्कोर कर लिए हैं, आपने राइट आंसर सेलेक्ट किया है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, इसके एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि फ्राइड के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार पर अचेतन मन, यानी कि उसका जो अनकॉन्शियस माइंड है पर गहरा प्रभाव पड़ता है, एंड यही मेन चीज इनके थ्योरी की थी जो कि ये फ्राइड महोदय देते हैं। तो उसका जो अनकॉन्शियस माइंड है उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है इनके सिद्धांतों के अनुसार। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि मनोसामाजिक विकास, यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि फिजियो सोशल डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया है। ये सिद्धांत कौन देता है, आप मुझे बताइए। इसमें से बहुत सारे ऐसे विद्वान होंगे जिनके बारे में आप जानते ही नहीं हैं, और वो आपके एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप वहीं फंस जाइएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इसके डेली की डेली वीडियोस को देखा करिए। मैं आपको हर एक तरीके से आपको प्रिपेयर कर दूंगी। आप हर एक विद्वान, हर एक टॉपिक को इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आप ट्रस्ट में बहुत अच्छे से क्वेश्चन करके आएंगे। इसका आंसर करिए। ऑप्शन नंबर ए है एरिक्सन महोदय, ऑप्शन बी है फ्राइड महोदय, ऑप्शन सी है पियाजे महोदय, एंड ऑप्शन डी कहता है हमारा कोहल वर्ग। तो राइट आंसर क्या होगा, आप मुझे बताओ। आंसर करिए। यहाँ पे फिजियो सोशल डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया है, किसने दिया है यह सिद्धांत, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएंगे एरी एरिक्सन हो जाएंगे। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए अगर आपने सेलेक्ट किया है तो आपने बिल्कुल राइट आंसर सेलेक्ट किया है एंड आपने अपने 1 नंबर बिल्कुल सही कर लिए हैं। तो यहाँ पे हो जाएंगे एरी एरिक्सन महोदय। ये बात करते हैं, एरिक्सन ने जीवन को 8 मनोसामाजिक अवस्थाओं में बांटा है, जिसमें प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति को एक मनोसामाजिक संकट, यानी कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फिजियो सोशल जो यहाँ पे उसका सामना करना पड़ता है उसे। इन्होंने कितने अवस्थाओं में बांटा है, एरिक्सन महोदय ने 8 भागों में बांटा है, इसे भी आप याद रखिए। तो ये हो जाएगा आज, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नैतिक विकास, मोरल वैल्यूज, मोरल डेवलपमेंट पे भी क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है और मैं आपको बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चंस कराई भी हूँ। तो नैतिक विकास यानी कि मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया है, क्या यह ऑप्शन नंबर ए है कोहल वर्ग, ऑप्शन बी कहता है हमारा पियाजे महोदय, ऑप्शन सी कहता है मैस्लो, और ऑप्शन डी कहता है स्किनर महोदय। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से कौन सा राइट आंसर है, तो यहाँ पे राइट आंसर है कोहल वर्ग। अगर आपने ऑप्शन ए को सेलेक्ट किया है तो आपने बिल्कुल सही आंसर सेलेक्ट किया है। यानी कि मोरल वैल्यूज की बात कौन कर रहा है, यहाँ पे कोहल वर्ग कर रहे हैं। कोहल वर्ग जो है वो नैतिक विकास की बात करते हैं। कोहल वर्ग महोदय
नैतिकता की बात करते हैं, मोरल वैल्यूज की बातें करते हैं, और इन्होंने अपने विकास को 3 स्तर और 6 चरणों में बांटा है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कोहल वर्ग महोदय हो जाएंगे, और ये अपनी अवस्थाओं को के जो 3 स्टेजेस हैं उसमें पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक में बांटा है। क्लियर? यानी कि प्री कन्वेंशनल और उसके बाद कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल में इसे बांटा है। तो आप इस तरह से इन सारी की सारी चीजों को याद रखिए ताकि आप अपने एग्जाम में इसे भूले ना। तो इसका राइट आंसर, अगर आपने कोहल वर्ग किया था तो डेफिनेटली आपने राइट आंसर किया था। अगला देखिए, आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया है? तो आवश्यकताओं का पदानुक्रम कौन देता है? कौन देता है आवश्यकताओं का पदानुक्रम? आंसर उसको टिक करिए। क्या ये चीज कार्ल रोजर्स का है, अब्राहम मस्लो का है, स्कीनर का है, या फिर फ्रायड महोदय का है? तो कौन सा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा? आंसर नंबर, अगर आपने एक बी कहा है यानी कि आपने अब्राहम मैस्लो को सिलेक्ट किया है तो आपने बिल्कुल राइट आंसर सेलेक्ट किया है एंड आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मैस्लो के अनुसार व्यक्ति की आवश्यकताएं एवं क्रम में होती हैं और निम्न स्तर की आवश्यकताएं पूरी होने के बाद ही व्यक्ति उच्च स्तर की आवश्यकताओं की तरफ बढ़ता है। क्लियर? तो आप इसे याद रखिए। 5 प्रमुख आवश्यकताओं की बातें इन्होंने की है, जिसमें कि शारीरिक अवस्था, सुरक्षा की अवस्था, प्रेम और अपमान की अवस्था, सम्मान की अवस्था और आत्म साक्षरता की अवस्थाएं हैं। यहाँ पे शारीरिक अवस्थाओं में भोजन, पानी, नींद जरूरी है। सुरक्षा में आपकी सुरक्षा और स्थिरता जरूरी है। प्रेम और अपमान में परिवार और मित्र हैं, और सम्मान में आत्मसम्मान एवं प्रतिष्ठा है। वही आत्म साक्षात्कार में यहाँ पे अपनी पूर्ण क्षमता का विकास करना शामिल है। तो इनके अनुसार कितने स्टेजेस हैं? आवश्यकताएं हैं 5। शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, प्रेम और अपनापन की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता और आत्म साक्षात्कार की अवस्थाएं हैं। तो यहाँ पे इन्होंने 5 अवस्थाओं में बांटा है। अगर आपसे अवस्थाएं भी पूछी जाए तो आप उसे भी याद रखिए। हर एक तरीके से खुद को प्रिपेयर कर लीजिए ताकि इस बार आपका सीटेट खत्म हो जाए करके। हर बार 1 नंबर 2 नंबर से रह जाना, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है वो कोशिश करिए कि 90 नंबर लाएं और खत्म करें इस चीज को, क्योंकि आप सिर्फ सीटेट करके क्या करोगे? आपको आगे टीचिंग की प्रिपरेशन भी करनी है, टीचर भी तो बनना है। इसलिए मैं कहती हूँ कि प्लीज पढ़िए अच्छे से, एक बार में इसे क्लियर कर लीजिए। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने है? अगर हमेशा हम पढ़ते हैं, आपको मैंने भी क्लासेस में पढ़ाया है कि लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए, यानी कि बच्चा जो है वो करके सीखना चाहिए। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट दिया किसने है? क्या यह ऑप्शन ए है? ऑप्शन बी कहता है पियाजे महोदय हैं, ऑप्शन सी कहता है फ्रायड महोदय हैं, और ऑप्शन डी कहता है स्किनर महोदय हैं। अब आपके अनुसार इसमें से कौन सी अवस्थाएं हैं? कौन सी अवस्था है? तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? जॉन डोई महोदय का था ये कहते हैं कि ये लर्निंग बाय डूइंग हो तो वो ज्यादा इफेक्टिव लर्निंग होगी। तो अगर आपने ऑप्शन इसको सेलेक्ट किया है तो डेफिनेटली आपने राइट आंसर सेलेक्ट किया है। एक सेकेंड, अच्छा हाँ, लर्निंग बाय डूइंग में आपने अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया था तो आपने बिल्कुल सही जवाब है, आपने बिल्कुल राइट आंसर सेलेक्ट किया था एंड आपने अपने 1 नंबर स्कोर कर लिए। देखिए यहाँ पे जो जॉन डोई है के अनुसार बच्चा स्वयं यानी कि कार्य करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग करता है, और इसलिए शिक्षा अनुभव आधारित और बाल केंद्रित होनी चाहिए। यानी कि शिक्षा कैसी हो, हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा हो, जिसमें बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए और लर्निंग बाय डूइंग हो। अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो विज्ञान प्रयोगशाला में स्वयं प्रयोग कराया जाए। अब ऐसा नहीं हो कि अगर आप अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से पढ़ा रहे हैं और आपने कभी भी बच्चे को लैब दिखाया ही नहीं, उसे वहां पे लैब रूम में दिखाया, प्रयोग कराया ही नहीं, प्रैक्टिकल उसको करवाया ही नहीं कभी, तो ये क्या होगा? उस बच्चे ने सिर्फ बुक में उस चीज को पढ़ा और जब तक वो उसे प्रयोग ना करे तब तक वो उसके अनुभव पर आधारित कैसे हुई चीजें। तो ये क्या बात कर रहे हैं? इनका कहना है कि शिक्षा अनुभव आधारित और चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा हो, बच्चे को सेंटर में रखा जाए। अगर क्लास स्कूल में लैब है तो फिर लैब सिर्फ 100 पीस में ना रखा जाए, वहां पे बच्चा जाकर के सीखे, गलती करके सीखे, सही करके सीखे, बट सीखे। एटलीस्ट लैब है किस लिए? सिर्फ दिखाने के लिए तो है नहीं। क्लियर?
एक सेकेंड। ओके, ये ऑप्शन हमने कर लिया। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए एंड आप बहुत अच्छे से इन सारे के सारे क्लासेस को फॉलो करिए, ये आपको डेफिनेटली आपकी सफलता तक लेकर के जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है डिस्कवरी लर्निंग के बारे में। तो कि डिस्कवरी लर्निंग क्या है और ये सिद्धांत किनका है, कौन से विद्वान है जो इस चीज को प्रमोट करते हैं। तो सबसे पहला हम बात करेंगे खोज आधारित अधिगम की, यानी कि जो हमारी डिस्कवरी लर्निंग है वो किसका है। अब इसका आंसर भी आपको दिख गया है। एक सेकंड, कर्सर नीचे करते हैं। खोज आधारित अधिगम, क्या यह ब्रूनर महोदय का है, वाइगोस्की महोदय का है, मेस्लो का है या फिर पियाजे महोदय का है। तो डिस्कवरी आधारित लर्निंग यानी कि डिस्कवर हो, बच्चा कुछ क्रिएटिविटी करे, कुछ सीखे, कुछ चीजें को खोजे। तो ये कोई और नहीं हमारे ब्रूनर महोदय हैं जो कि डिस्कवरी लर्निंग को प्रमोट करते हैं और ये कहते हैं कि बच्चा जब खोज करके सीखता है, अपने से किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढता है, तो वो इस चीज को ज्यादा जल्दी सीख पाता है, ज्यादा अच्छे से उसको समझ पाता है। क्लियर। ब्रूनर महोदय के अनुसार शिक्षक उत्तर बताने के बजाय ऐसा पर्यावरण बनाए जिसमें विद्यार्थी स्वयं आंसर्स को खोजे। यानी कि इनका क्या कहना है कि आप एक ऐसे सराउंडिंग को क्रिएट करिए जहाँ पे बच्चा स्वयं से उसका सॉल्यूशन ढूंढे। आप हर बार उसे बता दोगे तो बच्चा आपके हेल्प का आदी हो जाएगा। तो आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना है जहाँ पे बच्चा अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद निकाले, उसको खुद से खोजे। अगर वो इस पे नहीं कर पाता है तो आप डेफिनेटली उसका साथ दीजिए, उसको सपोर्ट करिए, उसकी हेल्प करिए, बट एटलीस्ट आप उसे कुछ चीजों के लिए इनकरेज करिए ताकि वो विद्यार्थी उस चीज को स्वयं खोज सके। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है तो आपका राइट आंसर होना चाहिए शिक्षक प्रश्न पूछकर बच्चों को उत्तर तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। ये इसका बेस्ट एंड बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्लियर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है और क्वेश्चन नंबर क्या है, खोज आधारित लर्निंग यानी कि डिस्कवरी लर्निंग से ही है कि इसका प्रतिपादन किसने किया था। अच्छा, ये क्वेश्चन में भी रिपीट हो गया है तो आपने इसका आंसर जरूर देखा है अभी। कौन है इसके ऑप्शंस, ब्रूनर महोदय, वाइगोस्की महोदय, मेस्लो महोदय या फिर पियाजे महोदय। तो इसका राइट आंसर है हमारे ब्रूनर महोदय। अगर आपने ऑप्शन ए सेलेक्ट किया है तो डेफिनेटली आपने राइट आंसर सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसकी व्याख्या भी हमने देखी है। ब्रूनर महोदय के अनुसार क्या है, शिक्षा उत्तर बताने के बजाय ऐसा पर्यावरण यानी कि आप एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करिए जहाँ पे बच्चा खुद से सीखे, जहाँ पे बच्चा अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन करे, ताकि इससे क्या होगा ना कि वो थोड़ा बहुत उसके माइंड का ग्रोथ होगा, वो सीखेगा, वो अलग तरीके से बातों को समझेगा, वो अलग अलग सिचुएशन में पड़ेगा, तभी तो उसे समझ आएगा कि अच्छा ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप बच्चे को छोड़ दो, आप उसे बताओ ही नहीं, आप एज अ मार्गदर्शक उसके साथ जरूर खड़े रहेंगे, पर आप उसको अपने सेंस का भी यूज करने देंगे। क्लियर। और इस टॉपिक का मतलब यही था। अगला है बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है, यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत किसने दिया था। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत कौन देता है, हमारे हॉवर्ड गार्डनर है, स्पीयरमैन है, स्टर्नबर्ग है और थर्स्टॉन है। तो इसका सिद्धांत हमारे हॉवर्ड गार्डनर महोदय देते हैं। हॉवर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांतों की बात करते हैं, वो सिद्धांतों में किसी एक तरह से नहीं बल्कि मल्टीपल इंटेलिजेंस की बातें करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अगर आपने सेलेक्ट किया है तो आपने बिल्कुल राइट आंसर सेलेक्ट किया है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपने एक नंबर फिर से सही कर लिए। देखिए, हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि केवल एक प्रकार की नहीं है, बुद्धि के प्रत्येक अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। आप बुद्धि को सिर्फ एक क्राइटेरिया में नहीं रख सकते हो कि सिर्फ इस हिसाब से आपने पढ़ाई की है तो आप बहुत ज्यादा समझदार हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। बुद्धि के कई प्रकार हो सकते हैं, आप उसे किसी एक मापनी पर नहीं माप सकते हैं कि कोई इतना पढ़ा है या फिर ये किया है तो वो बहुत तेज है। इसके अलग अलग भाग हो सकते हैं, इसके अलग अलग लेवल्स हो सकते हैं। तो ये क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि इसके कई प्रकार हैं, भाषा के आधार पर, तार्किक गणित के आधार पर, संगीत के आधार पर,
उसके बाद शारीरिक गतिशीलता के भी आधार पर आप बुद्धि लब्धि को जानते हो, स्थानिकता के आधार पर और पारस्परिकता के आधार पर। तो ये सारे, उसके बाद आत्मपरक के आधार पर, ये सारे के सारे आधार हैं। किसके आधार है? लर्निंग के लिए, यानी कि ये क्या है, ये मल्टीपल इंटेलिजेंस के आधार हैं। ये उनके, ऐसा नहीं है ना, सही बात है। हार्वर्ड गार्डनर महोदय का कहना था कि आप सिर्फ किसी एक पैसिफिक लाइन बना लीजिए कि इस हिसाब से अगर आप रहोगे तो आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस हो। तो यहाँ पे किसी एक क्राइटेरिया में हम नहीं रख सकते हैं ना, किसी एक मापनी में कैसे माप सकते हैं? कोई भाषाई आधार पर हो सकता है, कोई संगीतीय आधार पर हो सकता है, कोई स्थानीय आधार पर हो सकता है, कोई पारंपरिकता के आधार पर हो सकता है। तो ये तो अलग अलग चीजें हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? हार्वर्ड गार्डनर अगर आपने सेलेक्ट किया है तो डेफिनेटली आपने बिल्कुल राइट आंसर सेलेक्ट किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एंड ये है त्रिस्तरीय बुद्धि सिद्धांत। अब इसमें मत फंस जाइएगा, हमेशा याद रखिए हार्वर्ड गार्डनर बात करते हैं बहुबुद्धि सिद्धांतों की। अब त्रिस्तरीय किसने कहा है? तो त्रिस्तरीय भी आपको देखना होगा, उसके बाद द्विस्तरीय भी है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि क्लासेस को इतना सीरियसनेस के साथ देखिए ताकि आपको एक बार में सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाए एंड आप अपना बहुत अच्छा स्कोर कर लो। देखिए सबसे पहले त्रिस्तरीय में, आप त्रिस्तरीय बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? आपके ऑप्शंस में है स्टर्नबर्ग, हार्वर्ड गार्डनर, बीने महोदय एंड स्पीयरमैन। आप मुझे बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? आपने क्या आंसर टिक किया है? ये है स्टर्नबर्ग। ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग है जो बात करते हैं कि जो बुद्धि है उसके 3 डायमेंशनल है, यानी कि वो त्रिस्तरीय बुद्धि की बात करते हैं, यानी कि वो बुद्धि को 3 स्तर की बताते हैं। यहाँ पे कौन है? ये है स्टर्नबर्ग। उनका कहना है कि बुद्धि में 3 प्रकार होते हैं। क्लियर? उनके अनुसार कौन कौन से होते हैं? एक विशेष विश्लेषण करने वाला, यानी कि एनालिटिक्स, आप किसी को एनालिटिक्स के हिसाब से जान सकते हो। दूसरा होता है उनके हिसाब से क्रिएटिविटी, यानी कि रचनात्मकता। और तीसरा है हमारा व्यवहारिक, यानी कि क्या है? ये चीजें हैं, इन्होंने 3 वर्गों में बांटा स्टर्नबर्ग के अनुसार। बुद्धि के 3 प्रकार कौन से हैं? तो विश्लेषणात्मक, रचनात्मकता एवं व्यवहारिक। तो अगर आपने स्टर्नबर्ग को सिलेक्ट किया था तो डेफिनेटली आपने राइट आंसर सेलेक्ट किया है। क्लियर? तो हम चलेंगे अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, एंड अगला हमारा क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप पढ़िए और उसका आंसर करिए, एंड आई होप आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आप याद रखेंगे त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय और बहुबुद्धि सिद्धांत। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, त्रिस्तरीय अलग है, द्विस्तरीय अलग है और बहुबुद्धि सिद्धांत अलग है। तो अब हम बात करते हैं द्विकारक सिद्धांत का। अब ये 2 फैक्टर थ्योरी किसने दिया है? अरे बस करो, रुक जाओ भाई, तुम कर लो पहले, कोई नहीं, एक सेकंड। त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय और बहुबुद्धि सिद्धांत, मैक्सिमम तौर पे बहुबुद्धि ही पूछा जाता है। मल्टीपल इंटेलिजेंस की भी बातें होती है, बट जब आप पढ़ रहे हैं तो आप इन सारे के सारे फैक्टर्स को जरूर देखा करिए। तो क्या है द्विकारक सिद्धांत, यानी कि 2 फैक्टर थ्योरी किसने दिया है? क्या यह स्पीयरमैन का है, या फिर ये हार्वर्ड गार्डनर का है, गिलफोर्ड का है, या फिर क्या है थर्स्टोन का है? यहाँ पे आपके ऑप्शंस में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इसमें से कौन सा राइट आंसर है? आप इसको जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए। इसमें से कौन सा ऐसा आंसर है जो सही है? कौन से ऐसे विद्वान हैं जो बात करते हैं द्विकारक सिद्धांतों की? तो क्या वो स्पीयरमैन है? आप बताइए कमेंट करके, क्या वो स्पीयरमैन है जो द्विकारक सिद्धांतों की बात करते हैं, या फिर हार्वर्ड गार्डनर है, या फिर गिलफोर्ड है? तो आपने क्या आंसर सेलेक्ट किया है? अगर आपने ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया है जिसमें चार्ल्स स्पीयरमैन है, तो आपने डेफिनेटली अपना राइट आंसर सेलेक्ट किया है। क्लियर? अगर हम बात करते हैं द्विकारक सिद्धांतों की, तो ये है स्पीयरमैन का सिद्धांत, और वो कहते हैं कि बुद्धि, इनके अनुसार बुद्धि मापन का जो सिद्धांत इन्होंने दिया, इन्होंने कहा कि सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। क्लियर? एक जनरल इंटेलिजेंस है, यानी कि जी फैक्टर है, और एक एस फैक्टर है, यानी कि विशिष्ट बुद्धि है। तो इनके हिसाब से कितने फैक्टर हुए? ये कहते हैं, यानी कि स्पीयरमैन क्या कहते हैं
स्पीयरमैन कहते हैं कि बुद्धि के मापन का सिर्फ 2 फैक्टर है, जी फैक्टर और एस फैक्टर, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस है एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है। तो ये हो गया, हमने पढ़ लिया 2 स्तर, 3 स्तर और 2 स्तर, 3 स्तर और बहुबुद्धि स्तर। तो आप जीएस प्लस स्पीयरमैन को याद रख सकते हैं, ये एक ट्रिक है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और अगर आपको लगता है कि आप चीजें भूल रहे हैं तो फिर से वीडियो को रिपीट करके देखिए, क्योंकि अगर आपने अच्छे से क्लासेस को नहीं देखा और आप एग्जाम में जाके कंफ्यूज हो जाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए प्लीज पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए, क्लासेस को अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट लगाइए एंड इस बार अपना सीटेट क्लियर कर लीजिए। क्लियर? अब हम बात करते हैं प्राइमरी, एक सेकेंड, प्राथमिक मानसिक योग्यता यानी कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटी का सिद्धांत किसने दिया है? तो प्राथमिक मानसिक योग्यताओं की बात करें तो क्या यह स्पीयरमैन का है, उसके बाद स्टर्नबर्ग का है, हॉवर्ड गार्डनर का है या फिर थर्स्टन का है? तो ये है हमारे एल थर्स्टन महोदय जो कि बात करते हैं हमारे सिद्धांतों की। तो अगर हम देखते हैं, एक सेकेंड, इन्होंने कहा कि बुद्धि कई स्वतंत्र मानसिक योग्यताओं से मिलकर के बनी है, जिसमें कि शब्द ज्ञान, उसके बाद क्या है, संख्या क्षमता, स्मृति लेवल, इन सारे बेसिस पर हम स्वतंत्र मानसिक योग्यताओं की बात करते हैं जो कि प्राथमिक लेवल की है। तार्किक शक्ति, स्थानीय क्षमता और बहुत सारे। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट किया था तो डेफिनेटली आपने राइट आंसर सिलेक्ट किया था एंड आपने अपने एक और क्वेश्चन को सही कर लिया है। अगला है प्रथम बुद्धि सिद्धांत। अच्छा, ये तो हमने किया। प्रथम बुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? तो इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दिया था? हमने प्रथम बुद्धि सिद्धांत नहीं किया था, हमने प्राथमिक किया था। अब अगर मैं पूछूं कि क्या अल्फ्रेड बिने है, टर्मन है, पियाजे महोदय है, तो नहीं, यहाँ पे राइट आंसर है हमारे अल्फ्रेड महोदय, जो कि इसका राइट आंसर है। ये बात करते हैं हमारे फर्स्ट इंटेलिजेंस की। तो अगर आपने आंसर नंबर 1 सेलेक्ट किया था तो डेफिनेटली आपने अपना राइट आंसर सेलेक्ट किया है। देखिए 1905 में अल्फ्रेड बिने को थियोडोर साइमन में पहला बुद्धि परीक्षण विकास किया ताकि सीखने की कठिनाई वाले बच्चों की पहचान की जा सके। तो कब किया था आपसे ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप याद रखिए 1905 में। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 1905 में हमारे इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, तो क्या आप बता सकते हैं? अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए ताकि आपका रिवीजन हो सके, जिससे कि आप इसे इंटरलिंक करके पढ़ सकते हो, समझ सकते हो कि 1905 में और हमारे हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था। और अगर हम देखें तो 1905 में हमारे अल्फ्रेड महोदय ने क्या किया था। क्लियर? तो आपका सही, आपने अगर ऑप्शन नंबर अल्फ्रेड बिने को सिलेक्ट किया तो आपने बिल्कुल राइट आंसर को सिलेक्ट किया था। आईक्यू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अब ये आया आपके सामने क्वेश्चन कि आईक्यू शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? कौन है ये? विलियम स्टर्न है, बिने है, टर्मन है या फिर हॉवर्ड गार्डनर महोदय है? अब कौन है ये? तो ये कौन हो जाएंगे? हमारे विलियम स्टर्न है, यानी कि अगर आपने ऑप्शन ए को सेलेक्ट किया तो डेफिनेटली आपने राइट आंसर को सेलेक्ट किया है। क्लियर? अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो विलियम स्टर्न ने आईक्यू यानी कि इंटेलिजेंस के बारे में उन्होंने कहा, इनका एक फॉर्मूला है, आपको याद रखना होगा क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। इन्होंने कहा कि मानसिक आयु भागा वास्तविक आयु गुणे 100 करते हैं तो आप किसी भी बच्चे का किसी का भी आईक्यू निकाल लेते हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि बाद में आधुनिक परीक्षण में यह सूत्र सामान्य रूप से उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन सीटेट के लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि आप इसे डे लाइफ में नहीं इस्तेमाल करते हो, बट अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सीटेट में ये पूछा जाता है एंड सीटेट के लिए बहुत जरूरी है। अब जरूरी इसलिए है क्योंकि इससे क्वेश्चन आएंगे, तो हमें तो पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? चलिए अगला है स्टर्नफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण का विकास किसने किया था? अब यहाँ पे फिर से बुद्धि परीक्षण आ गया है, तो आप अपना आंसर करेंगे, ऑप्शंस को देखिए एंड शांति से अपने आंसर्स को टिक करिए। किसी भी तरह की जल्दी नहीं करनी है, बस आप अपना आंसर जरूर करिए ताकि समझ आए कि आपकी गलतियां कहाँ हो रही हैं। तो पहला ऑप्शन है लुइस टर्मन, दूसरा ऑप्शन है बिने, तीसरा ऑप्शन है स्पीयरमैन और चौथा ऑप्शन है फ्राइड महोदय का। अब मुझे बताइए कि स्टर्नफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत कौन से विद्वान ने दिया था?
क्या आपको पता है इसमें से कौन से विद्वान थे? तो ये थे हमारे टर्मन महोदय। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट किया है तो डेफिनेटली आपने राइट आंसर सेलेक्ट किया है एंड इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है एंड बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। अगर हम बात करते हैं इसकी व्याख्या के बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि जो टर्मन महोदय हैं उन्होंने बिना बीने साइमन परीक्षण में संशोधन करके विकसित किया था, जो कि बुद्धि मापन का एक प्रसिद्ध शिक्षण है, प्रशिक्षण है। क्लियर? तो इसे हम क्या कहेंगे? अगर आपने बिने महोदय को सेलेक्ट किया था तो आपने बिल्कुल सही किया था। अब हम यहाँ पे एक ट्रिक से समझते हैं। देखिए, बिने महोदय प्रथम बुद्धि परीक्षण की बात करते हैं, स्टर्नबर्ग आईक्यू शब्द का बात करते हैं और टर्मन महोदय यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? स्टैंड फॉर बेड टेस्ट का। ठीक है, तो आप इन तीनों को याद रख सकते हैं एंड बिल्कुल याद रखिए, ये एक ट्रिक है। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है रीइंफोर्समेंट का। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि रीइंफोर्समेंट का सिद्धांत किसने दिया है तो क्या आप बता लोगे? इसलिए मैंने स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन को रखा था एंड मैंने 20 क्वेश्चंस के बाद इसको रखा ताकि मैं देख सकूं कि आपको याद है या नहीं। तो कौन है? इसको जल्दी जल्दी कर लेंगे क्योंकि हमने पढ़ाया अभी। कौन है? रीइंफोर्समेंट की बात कौन करता है? हमारे स्कीनर महोदय। डेफिनेटली हमारे स्कीनर महोदय हैं जो रीइंफोर्समेंट की बातें करते हैं। तो अगर आपका आंसर बी है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अभी हमने पढ़ा ही था कि स्कीनर महोदय के अनुसार यदि किसी व्यवहार के बाद पुरस्कार यानी कि रिवॉर्ड या सकारात्मक परिणाम मिलता है तो यह व्यवहार का दोबारा होने वाली संभावनाएं है और इसे हम पुनर्वलन यानी कि रीइंफोर्समेंट कहते हैं। तो अगर आपने स्कीनर महोदय को सेलेक्ट किया था तो ये बिल्कुल सही है। शिक्षक सही उत्तर देने पर छात्र की प्रशंसा करता है तो छात्र आगे और सही उत्तर करता है। इसी रीइंफोर्समेंट की ये बातें करते हैं कि अगर आपने क्लास में पढ़ाया, समझाया, सिखाया और बच्चा अच्छा कर रहा है और अगर आपने उसकी प्रशंसा कर दी तो वो और अच्छा करेगा आगे। इसी सिद्धांत को कहते हैं ये कि ये रीइंफोर्समेंट है और इसे हमें अपने टीचिंग फील्ड्स में लागू करना चाहिए। क्लियर? चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 22 हमारे स्क्रीन पर है। टोटल आज की क्लास में 40 क्वेश्चन है तो आप वीडियो थोड़ी बड़ी है बट आपको देखना जरूरी है। आप एक क्लास में सारे के सारे विद्वानों को कवर कर लेंगे। ये डेडिकेटेड वीडियोस होती हैं जिसको आप अगर एक बार अच्छे से देखते हैं तो आप एक बार में सारी चीजें रिवीजन कर लेंगे। इसके बाद आपको किसी विद्वान और किसी को देखना नहीं होगा। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, रिविजन कर लेते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं तो ये चीजें बहुत ईजी हो जाएंगी। क्लियर? एक सेकंड। लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया है? प्रभाव का नियम किसने दिया है? तो इसका आंसर तो आपको दिख गया था। इसका आंसर है थॉर्नडाइक महोदय। लॉ ऑफ इफेक्ट की बात करते हैं हमारे थॉर्नडाइक महोदय। प्रभाव का नियम कौन दे रहा है? तो हमारे थॉर्नडाइक महोदय दे रहे हैं। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट किया है तो डेफिनेटली आपने राइट आंसर सेलेक्ट किया है। जिस कार्य के बाद संतोषजनक परिणाम मिलता है उसकी पुनरावृत्ति होती है और यदि परिणाम संतोषजनक ना हो तो उस व्यवहार की पुनरावृत्ति कम होती है। ये किसने कहा है? तो ये है हमारे थॉर्नडाइक महोदय। तो अगर आपका आंसर ए था तो बिल्कुल आपका आंसर सही था। चलिए अब 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अभ्यास का नियम यानी कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज का नियम किसने दिया है? तो ये क्या थॉर्नडाइक, स्कीनर, फ्रायड या फिर मैस्लो है? तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या है? क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर है थॉर्नडाइक महोदय। अगर आपने ए ऑप्शन को सिलेक्ट किया तो आपने बिल्कुल राइट आंसर सिलेक्ट किया है। क्लियर? यानी कि यहाँ पे स्कीनर नहीं होंगे, फ्रायड नहीं होंगे, यहाँ पे होंगे हमारे थॉर्नडाइक महोदय। थॉर्नडाइक महोदय हैं। अब हम बात करते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। ये अपने सिद्धांत में कहते हैं कि किसी कार्य का बार बार अभ्यास करने से सीखना मजबूत होता है और अभ्यास न करके सीखने से सीखा हुआ जो कार्य है वो कमजोर पड़ जाता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं कि रोज गणित के प्रश्न हल करने से गणना की दक्षता बढ़ जाती है। यानी कि ये कहते हैं कि अगर आप डेली मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आप मैथ में बहुत अच्छे हो जाओगे। यानी कि आपकी जो गणना की दक्षता होगी ना, आप जो काउंटिंग होगा, जो आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कर लेते हो, उसकी आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये क्या है? ये बार बार अभ्यास से हो रहा है। मतलब जो आप अभ्यास कर रहे हैं वो चीजें के बाद आप उसमें दक्षता ले लेते हैं, आप उस चीज में प्रो हो जाते हो।
तो ये क्या है, ये बार बार अभ्यास का नियम है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्योंकि आपने इसका राइट आंसर किया होगा आई होप। अगर आपसे गलतियां भी हो रही हैं तो भी आप आंसर किया करिए, लिखिए अपने कॉपी पर, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मेरे इतने सही थे, मेरे इतने गलत हैं, क्योंकि आप सीख रहे हो, सीखना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं व्यवहारवाद के बारे में, यानी कि बिहेवियरिज्म के बारे में, क्योंकि आप जानते हो कि कहा जाता है कि आपको क्लास का में बिहेवियर ऐसे बनाना है, सराउंडिंग ऐसे क्रिएट करनी है, इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करना है। तो इसके जनक कौन है, कौन से ऐसे विद्वान हैं जो बात करते हैं व्यवहारवाद के बारे में? क्या वह वास्टन है, फ्रायड है, पियाजे हैं या कोहलबर्ग है? इसमें से कौन है जो बात कर रहा है यहाँ पे बिहेवियर के बारे में? तो यहाँ पे बात करने वाले हमारे हैं जॉन बी वास्टन महोदय। ये बात करते हैं हमारे व्यवहारवाद के बारे में, हमारे बिहेवियरिज्म के बारे में। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट किया था तो डेफिनेटली आपने अपना राइट आंसर सेलेक्ट किया है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक और नंबर अपने सही कर लिए हैं। देखिए, वाटसन का मानना था कि मनोविज्ञान का अध्ययन केवल देखा जा सकता है वाले व्यवहार पर होना चाहिए, न कि मानसिक प्रक्रियाओं पर। वो क्या कह रहे हैं कि ऑब्जर्व, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जो देख रहे हो, वही सीख रहे हो। तो ये क्या है, ये आपके बिहेवियर में आ रहा है, ना कि आपके मानसिक प्रक्रियाओं में है। यानी कि आप वहाँ पे देख करके सीख रहे हो, करके सीख रहे हो। तो अगर हम बिहेवियर की बात करें तो आपने राइट आंसर किया है वाटसन महोदय को, और अगर आपने वाटसन महोदय को सिलेक्ट किया है तो आपने डेफिनेटली राइट आंसर को सिलेक्ट किया है। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड अगला हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, आप इसका राइट आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 25 होगा आपके स्क्रीन पर, तो इसको पढ़िए, इसका आंसर करिए। ये कहता है कि लिटिल अल्बर्ट का प्रयोग किसने किया था? अब लिटिल अल्बर्ट प्रयोग किसने किया था, तो कौन है, क्या लिटिल अल्बर्ट का प्रयोग किसने किया है? यहाँ पे क्या है, वाटसन है, स्किनर है, पॉलर है या फ्रायड है? तो यहाँ पे है हमारे वाटसन महोदय। अगर आपने ऑप्शन ए को सेलेक्ट किया है तो डेफिनेटली आपका आंसर बिल्कुल सही है, आपने अपने 1 नंबर स्कोर कर लिए। इस प्रयोग में वाटसन ने एक छोटी बच्ची यानी कि लिटिल बच्ची पर सफेद चूहे के प्रति भय उत्पन्न किया था। इससे उन्होंने सिद्ध किया कि भय यानी कि क्या है, उन्होंने सिद्ध किया कि भय भी सीख का व्यवहार होता है। यानी कि आप जो बच्चे को डरा देते हो तो वो उससे भी तो कुछ ना कुछ सीख रहा है, भय उत्पन्न हो रहा है। तो इस तरह का बिहेवियर, इस तरह के सिद्धांत किसके हैं? ये हैं वाटसन महोदय के। तो अगर आपने वाटसन महोदय को सिलेक्ट किया था तो आपने डेफिनेटली अपना आंसर सही किया है। 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए, समझिए और इसका आंसर करिए। क्या कहता है 26 नंबर क्वेश्चन? एक सेकंड, ये स्कैफ फोल्डिंग का हो गया। स्कैफ फोल्डिंग क्या है? अब आप ये तो गलत नहीं करोगे, क्योंकि अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस में से किया था कि स्कैफ फोल्डिंग किससे संबंधित है, किसने दिया है, ये क्या होती हैं, क्या प्रक्रियाएं हैं। तो जो चीजें हमने किया है उसे हम अच्छे से कर लेंगे, तो ये किसी का गलत नहीं होगा। वाइगोस्की महोदय इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आपने वाइगोस्की महोदय को सेलेक्ट किया था तो डेफिनेटली आपने अपना आंसर बिल्कुल सही किया है। स्कैफ फोल्डिंग का अर्थ है शिक्षक शुरुआती में अधिक सहायता दे और धीरे धीरे सहायता कम कर देते हैं, जिससे बच्चा उस कार्य को स्वयं कर लेता है। यानी कि आप पहले उसे धीरे धीरे समझाइए, सपोर्ट करिए, उसके कार्यों में मदद करिए और धीरे धीरे उसे आत्मनिर्भर होने दीजिए, उसे वो चीजें खुद करने दीजिए, उसे उन प्रक्रियाओं में खुद से भाग लेने दीजिए। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जिसका आंसर आपको करना है, तो इसे अच्छे से पढ़िए एंड इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये निर्माणवादी है, यानी कि ये कंस्ट्रक्टिज्म का क्वेश्चन है और इसे भी हमने अभी पढ़ा था, तो आपसे ये भी गलत नहीं होना चाहिए। एक सेकंड, निर्माणवादी में एक सेकंड, अगर आपने 27 नंबर क्वेश्चन किया है, 26 नंबर क्वेश्चन अगर आपने कर लिया था, 26 को हमने कर लिया था, तो अब हम 27 करेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन पर हम आ गए। नहीं भाई, हमें 27 करना था, तो 27 कहाँ है? एक सेकंड,
चलिए पहले 28 कर लेते हैं। मानवतावादी मनोवैज्ञानिक के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, मैस्लो और कार्ल रॉजर्स थे। स्कैफोल्डिंग पर आ गए हम अपने 27 नंबर क्वेश्चन पर। एक सेकेंड, हाँ 26 हमने किया था, 27 हमें करना था। एक मिनट, ट्वेंटी 25 तो हमने कर लिया था। एक मिनट 25 हो गया था, 26 भी हमने कर लिया था। 27 नंबर क्वेश्चन हम कर रहे थे। सो 27 नंबर क्वेश्चन क्या था? स्कैफोल्डिंग हमने कर लिया, ये वाइगोस्की महोदय से संबंधित है। एंड वाइगोस्की महोदय आपने पढ़ा ही होगा। ये बात करते हैं बच्चों के शुरुआती सहायता के बारे में, और उसके बाद धीरे धीरे आप सहायता कम करो ताकि बच्चा सेल्फली सीख सके। उसके बाद था 27 नंबर क्वेश्चन निर्माणवादी से। तो कौन है? केवल वाइगोस्की, प्याजे, स्कीनर, ब्रूनर। तो यहाँ पे है राइट आंसर दोनों, वाइगोस्की और प्याजे महोदय, ये दोनों बात करते हैं कंस्ट्रक्टिज्म की। तो यहाँ पे अगर आपने ऑप्शन सी को सिलेक्ट किया है तो डेफिनेटली आपने अपना राइट आंसर सिलेक्ट किया है। निर्माणवाद में बच्चा निर्माणवाद में के अनुसार बच्चा अपने अनुभव और सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट किया था तो डेफिनेटली आपने अपना राइट आंसर सिलेक्ट किया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला हमारा क्या कहता है? अगला हमारा प्रश्न है 28, यानी कि मानवतावादी मनोवैज्ञानिक, यानी कि ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी किसने दी है? तो इसके प्रवर्तक कौन थे? क्या ऑप्शन है मैस्लो और कार्ल रोजर्स, फ्रायड, स्कीनर या फिर वाटसन? तो इसके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट किया है तो डेफिनेटली आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसकी व्याख्याएं आप देख लेंगे, एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा पॉज करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्या है? यहाँ पे है क्लाइड केंद्रित चिकित्सा। अब यहाँ पे क्लाइड केंद्रित चिकित्सा का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था? एरिक्सन ने, रोजर्स ने, फ्रायड ने या फिर एरिक्सन ने? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट किया है तो डेफिनेटली आपने अपना राइट आंसर सिलेक्ट किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके एक और नंबर सही हो गए हैं। क्लियर? यानी कि रोजर्स के अनुसार सीखने का सर्वोत्तम वातावरण वह है जहां सक्रियता और सहानुभूति और सम्मान के साथ सीखा जाए। क्लियर? तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट किया था तो डेफिनेटली आपने अपना राइट आंसर सिलेक्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा अर्जन यंत्र, यानी कि लर्निंग, अगर आप जो एक्विजिशन करते हो डिवाइस LED है, इसका सिद्धांत कौन देता है? नॉम चॉम्स्की, ब्रूनर, स्कीनर या फिर प्याजे? इसका सिद्धांत देते हैं हमारे चॉम्स्की महोदय। तो अगर आपका आंसर ए है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। यानी कि नॉम चॉम्स्की के अनुसार प्रत्येक बच्चा भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता लेकर पैदा होता है। यानी कि ये कहते हैं कि जो आप लर्निंग को एक्वायर करते हो, सीखते हो, LAD है, इसके लिए ये चीजें ये आप बाय बर्थ लेकर के आ रहे हो। यानी कि आपके जन्म से ही आपके अंदर भाषा सीखने की क्षमता थी और उसके बाद आपको भाषा सिखाई गई और आपने सीख ली। अब ऐसा नहीं है ना कि आप किसी गाय के बच्चे को पकड़ के लाइए, कुत्ते के बच्चे को पकड़ के लाइए और उसे हिंदी सिखाने लगी, तो उसके अंदर ये चीजें जन्मजात है ही नहीं, वो नहीं सीख पाएगा। तो हम क्यों सीख पाते हैं? क्योंकि ये क्षमता हमारे अंदर जन्मजात थी। क्लियर? संज्ञानात्मक मानचित्र, यानी कि यहाँ पे कॉग्निटिव मैप का सिद्धांत किसने दिया है? क्या यह एडवर्ड टॉलमैन है, स्कीनर है, उसके बाद पॉलर है या फिर थॉर्नडाइक है? आपका राइट आंसर क्या होगा? आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अगर आपने सेलेक्ट किया है एडवर्ड टॉलमैन को तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जिसने सिलेक्ट किया है उसका आंसर डेफिनेटली सही है एंड उसने राइट आंसर को सिलेक्ट कर लिया है। टॉलमैन के अनुसार अधिगम केवल उद्दीपन प्रतिक्रिया का परिणाम नहीं है, बल्कि व्यक्ति अपने वातावरण का मानसिक नक्शा यानी कि कॉग्निटिव मैप बनाता है और हिसाब से वो सीखता है। बच्चा बिना बताए भी स्कूल का रास्ता याद रखता है। ये क्या है? ये उसके माइंड में एक कॉग्निटिव मैप है। तो अगर आपने इसे सेलेक्ट किया है
तो डेफिनेटली आपने अपना राइट आंसर सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि प्रेक्षणात्मक अधिगम क्या है, यानी कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का सिद्धांत किसने दिया है। तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग का सिद्धांत हमारे बंडूरा महोदय देते हैं। जी हाँ, ये हमारे बंडूरा महोदय ही देते हैं। अगर आपने अपना आंसर ए किया है जिसमें बंडूरा महोदय हैं, तो डेफिनेटली आपने अपना आंसर राइट किया है। तो बंडूरा महोदय के अनुसार बच्चे क्या कर रहे हैं, एक सेकेंड, के अनुसार बच्चे दूसरों को देखकर यानी कि ऑब्जर्वेशनल और अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। तो अगर आपका आंसर ए है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। उदाहरण के लिए बच्चा शिक्षक या माता पिता के व्यवहार की नकल करता है, तो ये क्या कर रहा है, वहां पे बच्चा सीख रहा है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। अगला है हमारा बोबो डॉल। बोबो डॉल पर प्रयोग किसने किया था। अब इन सारे क्वेश्चंस को आप कर लीजिए अच्छे से। तो कौन हो जाएगा, बंडूरा, स्कीनर, प्याजे या फ्रायड महोदय। तो अगर आपका आंसर है बंडूरा महोदय, तो डेफिनेटली आपका आंसर बिल्कुल सही है। इस डॉल का परीक्षण इन्होंने ही किया था और इसकी व्याख्या भी ये करते हैं। तो इस सिद्धांत का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एक सेकंड, यानी कि बंडूरा ने दिखाया कि बच्चे दूसरों के आक्रामक व्यवहार को देखकर वैसे ही व्यवहार करते हैं, यानी कि जैसा आप उसे सिखाते हो बच्चे का रिएक्ट वैसे ही होता है। अगर आप देखोगे कि बच्चा घर वालों की नकल करना शुरू कर देता है, तो वहाँ पे क्या है, अगर आप गाली गलौज का माहौल बनाते हो, एक अलग तरह का माहौल बनाते हैं, वातावरण है, तो वो उसकी सराउंडिंग जैसी होगी, बच्चे के ऊपर वैसा इम्पैक्ट पड़ेगा, बच्चा भी वैसे होते जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि आप अपना एनवायरमेंट सही रखिए, आप अपना सराउंडिंग सही रखिए, ताकि बच्चा वहां से सीख सके, क्योंकि आप जो करोगे वो वही सीख रहा है। सर्पिल पाठ्यक्रम का सिद्धांत किसने दिया है। अब सर्पिल पाठ्यक्रम का सिद्धांत कौन देगा, क्या यह ब्रूनर है, प्याजे महोदय हैं, वाइगोस्की महोदय हैं, या फिर एक सेकेंड, या फिर कौन है, हमारे हार्वर्ड गार्डनर महोदय। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट किया है, तो डेफिनेटली आपका आंसर बिल्कुल सही है। ए के साथ अगर आप जाते हो तो आप राइट आंसर टिक करके आते हो। क्लियर। ए के साथ अगर आप जाते हो, यानी कि बंडूरा के अनुसार किसी विषय को अलग अलग कक्षाओं में बढ़ती हुई जटिलता के साथ बार बार पढ़ाया जाना, यानी कि भिन्न की अवधारणा प्राथमिक कक्षा से लेकर उच्च कक्षाओं तक क्रमशः विस्तार से पढ़ाई जाती है। यहाँ पे इनका कहना ये है कि जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती है वैसे वैसे हम जटिलता बढ़ाते हैं, वैसे वैसे प्रश्नों का लेवल बढ़ाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि क्लास 1 के बच्चे को हम क्लास 10th का सिलेबस पढ़ा देंगे, ऐसा नहीं है ना। हम क्लास बाई क्लास, एज बाई एज उनकी जो प्रश्नों की जटिलता है, उन्हें समझाने का जो लेवल है वो बढ़ाते जाते हैं। उनकी बुक्स भी उस तरह से डेवलप होती जाती हैं। तो ये क्या है, ये किसका सिद्धांत है। अगर आपने ऑप्शंस को सही सेलेक्ट किया है तो डेफिनेटली आपने अपना राइट आंसर सेलेक्ट किया है। गेस्टाइल मनोविज्ञान के अनुसार प्रतिनिधि कौन करता है। तो इनका सिद्धांत कौन है, क्या यह कोहलवर्ग, स्कीनर, फ्रायड या फिर वाटसन है। तो अगर आपका आंसर, अगर आपने कोहलवर्ग को सेलेक्ट किया था, तो आपने डेफिनेटली अपना राइट आंसर सेलेक्ट किया है। इसका आंसर हो जाएंगे हमारे कोहलवर्ग महोदय। क्लियर। अगला देखिए, अगला हमारा क्या कहता है, यानी कि गेस्टाइल मनोवैज्ञानिक के अनुसार पूरे स्वरूप यानी कि होल समझकर सीखना, छोटे छोटे भागों को सीखना नहीं है। क्लियर। अगला देखिए हमारा प्रश्न क्या है, बस हम लास्ट ही क्वेश्चंस की तरफ है, बहुत जल्द आपका क्लास खत्म होने वाला है। 26 है, मनोविश्लेषण का संबंध किससे है, फ्रायड, प्याजे, ब्रूनर या फिर स्कीनर महोदय। ऑप्शंस ए, बी, सी या डी। तो कौन है, यहाँ पे हो जाएंगे हमारे फ्रायड महोदय। बात करते हैं मनोवैज्ञानिक विश्लेषण संबंधों के बारे में। तो अगर आपका आंसर ए है तो डेफिनेटली आपने राइट आंसर किया है। फ्रायड महोदय ने बताया कि व्यक्ति के व्यवहार पर अचेतन मन यानी कि उसका जो अनकॉन्शियस माइंड होता है उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। उसमें उसकी ईगो, उसकी सुपर ईगो और उसका जो इंड है इसका प्रभाव पड़ेगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि अधिगम को व्यवहार में परिवर्तन मानने वाला सिद्धांत कौन सा है। तो क्या वह व्यवहारवादी है, निर्माणवादी है, मानवतावादी है, फिर संज्ञानात्मक है, बिहेवियरिज्म है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, उसके बाद कॉग्निटिविज्म है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो अगर आपका आंसर ए है यानी कि बिहेवियरिज्म है, अगर आपने अपना आंसर ए किया है तो डेफिनेटली आपने अपना राइट आंसर किया है।
एंड आपके एक क्वेश्चन फिर से सही हो गए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है 37 हो गया। 38 नंबर प्रश्न देखेंगे। व्यवहारवाद के अनुसार अधिगम केवल व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आता है। इसमें केवल दृश्य व्यवहार पर ध्यान दिया जाता है। 38 क्या कहता है? अनुकरण। अनुकरण क्या है? अनुकूरण क्या है? यानी कि द्वारा अधिगम का सबसे अधिक बल किसने दिया है? तो कौन देता है अनुकरण द्वारा सीखने से? ये कोई और नहीं, हमारे बंडुरा हैं, अल्बर्ट बंडुरा महोदय हैं। यहाँ पे फ्रायड, मैस्लो और थॉर्नडाइक नहीं होंगे। अगर आपका आंसर ए है अगर आपका आंसर ए है तो डेफिनेटली आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर? अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। 1 मिनट। बच्चे अपने माता पिता, शिक्षक और साथी को देखकर व्यवहार सीखते हैं। इसे हम मॉडलिंग सिद्धांत कहते हैं। और अल्बर्ट बंडुरा की ये सिद्धांत आपसे बहुत बार पूछे गए हैं। मैं आपको PYQs कराती हूँ, आपने उसमें देखा होगा। निर्माणवादी शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? अब तो ये बहुत ईजी है। आपने अगर ऑप्शन नंबर सी को कर लिया, यानी कि मार्गदर्शक और सहयोगात्मक को कर लिया, तो डेफिनेटली आपने अपना राइट आंसर कर लिया। तो जिसने भी सी ऑप्शन को सेलेक्ट किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एंड आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मार्गदर्शक एवं सहयोगात्मक सिद्धांतों के बारे में आप एक बार इसको पढ़ लीजिए। यानी कि क्या है कि निर्माणवादी कक्षा में शिक्षक एकमात्र ज्ञान का स्रोत थोड़ी है, बल्कि बच्चा स्वयं सीखने के अवसर देखता है और बच्चे को सिखाने का अवसर देना है, आपको सीखने का अवसर देना है। आप खुद को ये मत समझिए कि अब तो मैं टीचर हूँ तो मैं ही सबसे बड़ा हूँ। क्लियर? एंड आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसे खत्म करिए कि सीटेट के अनुसार सर्वोत्तम शिक्षण दृष्टिकोण कौन सी है? अगर आप सीटेट का पेपर देते हो तो सीटेट आपसे ऐसे क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछता है कि सीटेट के अनुसार बताइए। अब बताइए कि सीटेट के अनुसार क्या है? तो सीखने पर आधारित शिक्षा, रटने पर आधारित शिक्षा, बाल केंद्रित एवं गतिविधि आधारित शिक्षा, या फिर केवल परीक्षा आधारित शिक्षा। तो यहाँ पे तो कोई भी कर लेगा। अब आप तो कर ही लोगे ना, क्योंकि आप डेली बेसिस पर इन क्लासेस को देखते हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर रखा है, तो आप तो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये तो आपके लिए बहुत ईजी था, है कि नहीं है? चलिए, तो ये रहा आज के हमारे लगभग 40 प्रश्न और आई होप आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की। आपने सारे के सारे, आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं आज आउट ऑफ 40? आप मुझे जरूर बताएंगे कि आपके कितने सही हो रहे हैं। 40 में से आपके कितने नंबर आज बने हैं। आज हमने टोटल मनोवैज्ञानिकों के बारे में पढ़ लिया, जो टोटल नहीं कह सकते हैं, बट जहाँ से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, हमने कोशिश किया कि हम उन सारे के सारे चीज़ों को कवर अप करें, सारे के सारे प्रश्नों को कवर किया। हम अब आपसे मिलेंगे कल की क्लास में नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें, मैंने पहले ही कह रखा है कि बहुत सारी क्लासेस आपको मिलेंगी जो आपके सीटेट ओरिएंटेड होंगी, जिसको अगर आप करते हो तो इस बार आपका सीटेट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये क्लासेस आप जरूर देखिए एंड अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो चाह रहे हैं कि इस बार उनका सीटेट हो जाए। सो थैंक यू सो मच गाइज। पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए एंड मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।